तो कल की क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग जो आपकी सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग और फर्दर भी क्लासिफाई करते हैं। तो उनके फर्दर क्लासिफिकेशन में घुसने से पहले तुम्हें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, और बाद में जब तुम्हें ये पता चल जाए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है तो आप चाहो तो उसको और तोड़ते रहो फर्दर और सब पार्ट्स में, है ना। अच्छा, तो पहला पॉइंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों का बातचीत चल रहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिन रिएक्शंस में आपके बहुत सारे रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर वो किस में कन्वर्ट होते हैं, आप लोगों के एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। उनको बेसिकली कल की क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम दिया था। तो एक्चुअली आज की क्लास में तुम्हें ये जानने की नीड है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स होता है किस चीज का, आपके कॉम्बिनेशन का। यानी कि कॉम्बिनेशन में हम बहुत सारी चीजों को जोड़कर किस में कन्वर्ट करते थे, एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे, है ना। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते थे, बहुत सारे रिएक्टेंट्स को हम लोग कंबाइन करते थे और एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके देते थे। ठीक है, अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और उस एक सिंगल रिएक्टेंट को आप कन्वर्ट करोगे किस में, आपके किस में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, मोर देन वन प्रोडक्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ एक, मैं ये नहीं कह रही हूँ दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ तीन, मोर देन वन। अब मोर देन वन में 2, 3, 4 पता नहीं कितने भी आ सकते हैं, बट इस तरीके से जब किसी भी सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगी, एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिखेगा, और राइट हैंड साइड में हमें बहुत सारे छोटे छोटे और उसके कंपाउंड्स दिखेंगे। तो ऐसी पर्टिकुलर चीज को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पर्टिकुलर चीज को देखो, यहाँ पे ये ए और बी मेरा एक रिएक्टेंट है, दोनों के बीच में कोई प्लस साइन नहीं है। इसका मतलब ए और बी के बीच में बोलो क्या हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म है इन दोनों के बीच में। अगर मैं इस पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट को तोड़ती हूँ, है ना, तो तोड़ने के लिए क्या होगा, तोड़ने के बाद क्या होगा, ये एक कन्वर्ट हो जाएगा ए में और दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपके बी में, राइट। इस तरीके से ब्रेकिंग हो जाएगी। एक आपका जो रिएक्टेंट था वो कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। ए आपका अलग हो चुका है, बी आपका अलग हो चुका है ना। तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहेंगे, यहां से यहां जाने को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों की डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहलाती है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में और आगे जानने से पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं, है ना। हम लोग रिएक्टेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं ताकि वो रिएक्टेंट्स ब्रेक हो, और ब्रेक होने के बाद बहुत सारे क्या करें, वो प्रोडक्ट्स बनाएं। यही कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो देखो, जब भी हम दुनिया में ब्रेकिंग का काम करते हैं तो कुछ भी चीज को अगर आप तोड़ना चाह रहे हो, किसी भी चीज को अगर आप तोड़ना चाह रहे हो, तो एक्चुअल में जब आप तोड़ते हो तो आपको क्या करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, बराबर। अगर मैं तुमसे कहूंगी किसी लकड़ी को तोड़ना है तो तुम या तो अपने हाथों की एनर्जी, मसल पावर को यूज करोगे, या कुल्हाड़ी लाओगे, कुल्हाड़ी के वाया आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, बट आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो वैसे ही जब हम चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, आप लोगों के पर्टिकुलर रिएक्टेंट को तोड़ें, तो अगर तुम चाहते हो कि रिएक्टेंट टूट जाए, रिएक्टेंट टूट कर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्टेंट को। ठीक है, किसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, रिएक्टेंट को। बट बात है कि हम एनर्जी सप्लाई कैसे करते हैं,
ठीक है, आप लोगों का हम लोग एनर्जी सप्लाई कैसे करते हैं, बात आपकी अभी ये है। तो अगर मान लेते हैं मैंने मेरे रिएक्टेंट को क्या किया है, आप लोगों की हीट एनर्जी दी है। एक ये फॉर्म हो सकता है, जैसे घर में खाना बनता है, आप चूल्हा या फिर अगर आप गैस यूज़ करते हो तो चूल्हे या गैस से जो पर्टिकुलर एनर्जी बाहर निकलती है वो क्या होती है, आप लोगों की क्या होती है, वो पर्टिकुलरली वो आप लोगों की क्या होती है, आप लोगों की हीट एनर्जी, राइट। या फिर हो सकता है तुम में से किसी के घर में इंडक्शन हो। इंडक्शन मतलब जिसका आप सिंपली उठाकर प्लग स्विच में डाल देते हो और स्विच में डालने के बाद क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर इंडक्शन अपना क्या करता है, मजे से आपका खाना बनाकर देता है, जिसमें वो किसकी हेल्प लेता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेता है। बराबर, वो किसकी हेल्प लेता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेता है। तो या तो आप उसको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई कर सकते हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तीसरा फॉर्म भी होता है, ठीक है, एनर्जी सप्लाई करने का, जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं सोलार कुकर्स या फिर सोलार डिवाइसेस होती हैं, आप उनके थ्रू खाना बनाइए, है ना, ये भी कहा जाता है। यानी कि आप बेसिकली उनको एनर्जी देते हो, बट कौन सी एनर्जी देते हो, आप उनको लाइट एनर्जी देते हो, सूर्य भगवान यानी कि सनलाइट की एनर्जी आप उनको देते हो, राइट। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस में आप 3 तरीके से एनर्जी सप्लाई कर सकते हो। आप किसी रिएक्शन को एनर्जी चाहिए तो आप उसको हीट के फॉर्म में एनर्जी दो, आप उसको लाइट के फॉर्म में एनर्जी दो, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दो। ये हो गए वो 3 तरीके, ठीक है, ये हो गए वो 3 तरीके। अब ध्यान रखना, कई बार एक स्टूडेंट को लगता है कि मैडम अपन लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट तो भैया एक ही प्रकार की होती है, वो होती है सनलाइट, तो आप सिर्फ सनलाइट ही दे सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि सनलाइट बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है, बट इट डजंट मीन्स कि लाइट का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आप लोगों का सनलाइट होता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सनलाइट होता है। सनलाइट के अलावा और भी टाइप्स की लाइट होती हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे इंफ्रारेड होती है, आप माइक्रोवेव लाइट भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी लाइट्स के बल्ब आते हैं, मतलब लैंप आता है, इन लैंप को हम लोग जाते हैं, ठीक है, और इनको मार्केट से खरीद कर लाते हैं, और मार्केट से खरीद के लाने के बाद वो पर्टिकुलर लाइट एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बस खत्म। लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो, क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस है, यहाँ पे हम लोग लाइट कौन सी वाली आप लोगों की इस्तेमाल करेंगे, सनलाइट का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, सनलाइट का। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, जब भी आप किसी भी रिएक्शन में, स्पेशली जिन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए, ठीक है, जिन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए, उन रिएक्शंस को अगर आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट। अभी फिलहाल मैं किन रिएक्शन की बात कर रही हूँ, फिलहाल मैं बात कर रही हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या दी, एनर्जी दी, किसके फॉर्म में एनर्जी दी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, आपने उसको एनर्जी दी। तो इस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं डिकम्पोजिशन को डीआर लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड होता है ना थर्म का मतलब एक्चुअली होता है हीट, ठीक है, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। सो देयरफॉर जब भी हम किसी भी रिएक्शन को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिलहाल आज की हमारी क्लास क्या है, डिकम्पोजिशन हमारी आज की क्लास है, तो आज की क्लास में हम लोग उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप मान लेते किसी रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ठीक है, मतलब आप किसी भी रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आप कह रहे हो कि मैं वो रिएक्शन करवाऊंगा, मतलब एनर्जी को किस फॉर्म में दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हो। तो ऐसे केस में अगर आप उस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी देते हो और वो उस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर क्या करती है, अपने रिएक्टेंट को डिकम्पोज करवा देती है, ठीक है, वो क्या करवा देती है, डिकम्पोज करवा देती है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। अगर आपने कभी भी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करवाया है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ोगे, और 12th में अगर जाओगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पूरा का पूरा आपका क्या है, एक चैप्टर है, बराबर। तो ये जो पूरी कहानी होती है, एनर्जी दे रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दिए हो और अगर आपका सब्सटेंस डिकम्पोज हो गया है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर मान लेते हैं आपने एनर्जी किसके फॉर्म में दी है, लाइट के फॉर्म में दी है,
तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो हम लोगों का जो पहला कंसर्न था वो कल की क्लास में ये था कि टोटल हम लोगों के पास 6 टाइप की रिएक्शंस होंगी, है ना। एक होगा कॉम्बिनेशन, एक होगा डिकम्पोजिशन, एक होगा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। कल हमने अपनी क्लास में पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ा। आज की क्लास में हमने डिकम्पोजिशन को स्टार्ट किया। फिर हमने देखा कि अरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको तो और आप फर्दर 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, है ना। आप इसको और 3 फर्दर पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। तो ऐसे में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, हीट एनर्जी यूज कर रहे हो, लाइट एनर्जी यूज कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो, तो इसके बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग हमारी उस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में बोलो क्या कर देते हैं, 3 कैटेगरीज में हम लोग उसको क्या कर देते हैं बताओ, क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज में हम लोग उसको क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। डन यहां तक की कहानी। अच्छा, अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस केमिकल रिएक्शन मतलब पे कुछ ऐसे हिंट्स लिखे जाएं, कुछ ऐसे सिंबल्स का यूज किया जाए जिन सिंबल्स को देखकर आप लोगों के रिएक्शन को पढ़ने वाले को ये बात समझ में आए कि अच्छा इस रिएक्शन को इस लड़के ने ना हीट एनर्जी की मदद से करवाया है, या फिर लेट से इस रिएक्शन को इस लड़की ने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करवाया है। तो ऐसे केस में जब जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एरो के ऊपर या तो HEAT हीट लिख दें या फिर इस तरीके का ट्रायंगल का सिंबल बना दें। अगर किसी भी रिएक्शन के ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ट्रायंगल का सिंबल देखने को मिल रहा है, इट मीन्स दैट कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरिड आउट करवाने के लिए क्या की गई होगी, हीट एनर्जी इस्तेमाल की गई होगी। इलेक्ट्रोलिसिस को हम देखो कैसे इंडिकेट करते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रोलिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ी है तो तुमको इतना तो पता होगा कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, मतलब 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो आप एरो के ऊपर क्या मेंशन करते हो, कितनी एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी दी, या फिर आप ये मेंशन करते हो कितना वोल्ट आपने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया। सो व्हेनेवर यू आर डिस्क्राइबिंग अ रिएक्शन ऑलवेज मेंशन द पर्टिकुलर कंडीशन दैट यू आर यूजिंग, जो आप कंडीशन यूज कर रहे हो। अब मान लेते हैं कई बार लोग लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, तो इमेजिन अगर तुम सनलाइट को यूज कर रहे हो तो एरो के ऊपर लिख दो सनलाइट, ठीक है। या फिर समटाइम्स सनलाइट ना लिखते वो लोग यूवी रेज लिख देते हैं, क्योंकि बेसिकली सनलाइट पे क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। और अगर आप और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे यानी कि 11th 12th में, तो आप पढ़ोगे कि इस तरीके से एच न्यू भी लिखा रहता है, ठीक है। ये एच न्यू क्या होता है ये अभी आपको नहीं अपने दिमाग पे जोर डालना, ये 11th क्लास में 2nd चैप्टर में, 2nd ही होता है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ 2nd चैप्टर में आप ये सीखते हो, ठीक है। तो ये होते हैं रिप्रेजेंटेशन, बट जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा सनलाइट यूज की हो सकता है आपने माइक्रोवेव लाइट यूज किया तो आप वहां लिख दोगे माइक्रोवेव, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ कितना है, ये 3 है, ठीक है। जैसे कि तो क्लासिफिकेशन तो पहले क्लियर है कि हमको चीजों को तोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे आप लोगों की इस पर्टिकुलर रिएक्शन को डिकम्पोजिशन। अच्छा, एक और चीज है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या कर रहे हो, आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, है ना। आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो। और जब जब हम किसी को एनर्जी देते हैं कि लो भैया एनर्जी रखो 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 रखो, तो देयरफॉर दोज रिएक्शंस आर टर्म्ड एज व्हाट, आप लोगों की एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देयरफॉर याद रखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। इसमें हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को एनर्जी देते हैं। तुम्हें अब समझ में आना चाहिए कि क्यों मैंने तुमको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पहले पढ़ाया था, ताकि जब मैं ये सारी चीजों पे बातचीत कर रही हूं तो मुझे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तुम्हें सिखाने की नीड ना हो, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है ZnCO3, देखो एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हीट, है ना। ZnCO3 इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हीट। इसको तोड़ा तो देखो क्या बना, ZnO बना, और क्या बना, CO2 बना। देखो होता कैसा है कि जब भी हम किसी भी चीज की डिकम्पोजिशन करते हैं
तो डिकम्पोजिशन करने के बाद, ठीक है, डिकम्पोजिशन करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे CO2 प्रोडक्ट बन रहा है, नीचे में O2 प्रोडक्ट बन रहा है। मैडम आपको कैसे पता? ये देखो, ये चीज ना हम लोग रिएक्शंस करके देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करके देखते हैं, और जब हम रिएक्शन करके देखते हैं हमको दिखता है कि अच्छा अच्छा इसमें देखो ये चीज बन रही है, अच्छा अच्छा इसके अंदर ये हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग उसका प्रोडक्ट फिर बताते हैं बाकी दुनिया को कि ऐसा हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे भी क्या लिखा है, हीट लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्शंस आपकी बोलो कैसी है, दीज आर डिकम्पोजिशन तो है, क्योंकि देखो रिएक्टेंट कितने थे, एक बराबर। अच्छा तुम बोलोगे मैडम यहाँ पे देखो ना 2 थे, तो 2 उसकी स्टोक्योमेट्री है, एक रिएक्टेंट था मतलब ZnCO3 एक टाइप का, Al2O3 तुम्हारे पास 2 हो कि 2 लाख हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट Al2O3 के अलावा तो कोई और नहीं था ना दूसरी कैटेगरी का, नहीं, बाकी सब Al2O3 होंगे चलेगा, बट Al2O3 के अलावा और तो कोई नहीं है ना, नहीं और कोई नहीं है, ठीक है बस। तो देखो इसने क्या बनाया, कितने प्रोडक्ट्स बनाए, एक ZNO बनाया प्रोडक्ट नंबर 1, एक CO2 बनाया प्रोडक्ट नंबर 2। वैसे ही आपका जो Al2O3 है ये टूटा, इसने क्या बनाया, Al यानी कि प्रोडक्ट नंबर 1, और देखो क्या बनाया प्रोडक्ट नंबर 2। सो बोथ आर दीज रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन, बट यहाँ पे हम लोग डिकम्पोजिशन किसके मदद से कर रहे हैं, हीट एनर्जी की वजह से। सो देयरफॉर दिस डिकम्पोजिशन इज नोन एज व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो होप सो तुम्हें ये चीज क्लियर हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा आप ये पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, का कुछ जगहों पे कर सकते हो बट बहुत सारी जगहों पे आप नहीं कर सकते। ऐसी जगहों पे आपको रिएक्शन करनी होती है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट लिखना होता है, और प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपका आंसर ये आ रहा है। गैसेस जो निकलती हैं उनके टेस्ट करने होते हैं, और टेस्ट करने के बाद आप दुनिया को बताते हो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। अच्छा अब जैसे कि एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, जो मैंने पहली रिएक्शन लिखी है ZnCO3। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि रिएक्टेंट साइड में मैंने जो चीज लिखी एग्जाम्पल नंबर 1 में जो रिएक्टेंट में मैंने लिखा वो क्या है, तो तुम बोलोगे मैडम Zn का मतलब जिंक, CO3 का मतलब कार्बोनेट, सो इट विल बी नोन एज जिंक कार्बोनेट। सही कह रही हूं मैं? हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली मैं ये कहती हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट की तरफ, मेरे पास रिएक्टेंट की तरफ बोलो क्या है, रिएक्टेंट्स की तरफ मेरे पास क्या है, एक कार्बोनेट है। अब हो सकता है वो जिंक कार्बोनेट हो सकता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, बट कार्बोनेट तो है ना, कार्बोनेट मतलब जिनके पास CO3 आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आप किसी भी रिएक्टेंट को लेते हो जो कि कार्बोनेट है, और उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को अगर आप ब्रेक करोगे कि चल रिएक्टेंट टूट जा, तो वो रिएक्टेंट टूटने के बाद हमेशा याद रखना अपने अंदर से क्या बनाएगा, CO2 गैस निकालेगा। चाहे वो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो तो भी CO2 गैस निकलेगी, है ना, अगर वो जिंक कार्बोनेट हो तो भी CO2 गैस निकलेगी, अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट हो तो भी CO2 गैस निकलेगी। हमेशा जब जब आप कार्बोनेट को बोलो क्या करोगे, आप हीट करोगे, तो हमेशा वहां से क्या निकलेगी, आप लोगों की CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। अच्छा बराबर है। अब ऐसे केस में मुझे एक और चीज बताइए कि CO2 गैस तो निकलती है, बट साथ साथ में और क्या निकलता है, तो देखो दूसरा प्रोडक्ट जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, Zn एक मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन चिपका हुआ है, यानी कि मैं इसको कह सकती हूँ जिंक ऑक्साइड। अगर कल को यहाँ Zn की जगह मैग्नीशियम होता तो मैं इसको क्या कहती, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, मैं इसे क्या कहती, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी आप किसी भी कार्बोनेट को हीट करते हो, तो कार्बोनेट को हीट करने के बाद आप लोगों को वहां CO2 गैस तो मिलती है, साथ ही साथ में आपको वहां पे क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है, मतलब मेटल कुछ भी हो सकता है, बस उसके पीछे क्या लगेगा, ऑक्सीजन। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 से तुम लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन दिखती है कि रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के पीछे लगा हुआ है O, तो O यानी कि बोलो कौन, ऑक्साइड, O यानी कि बोलो कौन, आप लोगों की ऑक्साइड। तो यानी कि मेरे पास रिएक्टेंट में कौन है, एक ऑक्साइड है। जब हम ऑक्साइड्स का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो देखो हमें कौन सी गैस मिल रही है, हमें O2 गैस मिल रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे O2।
लेकिन O2 के साथ हमें और क्या मिल रहा है, हमें सिर्फ अकेला एल्यूमिनियम मिल रहा है, एल्यूमिनियम के अलावा मुझे वहां और कोई नहीं मिल रहा, तो यानी कि हमको क्या मिलता है, मेटल। ठीक है, और आगे के लिए तुम्हें मैं एक चीज बता देती हूँ कि जब भी आप किसी भी कार्बोनेट को हीट करते हो, ठीक है, जब भी आप किसी भी कार्बोनेट को हीट करते हो और वो कार्बोनेट आपको CO2 प्रोड्यूस करके देता है और साथ साथ में मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करके देता है, तो तुम अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ोगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन तो कहते ही हैं, बट इसका एक और बहुत ही स्पेशल नेम होता है और उसको हम लोग कहते हैं, बोलो क्या, कैल्सिनेशन। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, कैल्सिनेशन। क्या कहलाता है ये, कैल्सिनेशन। तो यानी कि आगे जब तुम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में होगे ना, तो कैल्सिनेशन ये आपकी एक डिफाइन होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्सिनेशन क्या है। सो कैल्सिनेशन कोई नमूनी चीज नहीं है, ये बेसिकली आप लोगों के थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक क्या है, पार्ट है। बस फर्क इतना है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी को भी हीट एनर्जी दे दो, और कैल्सिनेशन का मतलब होता है सिर्फ कार्बोनेट्स को हीट एनर्जी दो। ठीक है, सिर्फ किसको हीट एनर्जी दो, कार्बोनेट्स को आप हीट एनर्जी दो, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का कैल्सिनेशन कहते हैं। इवन जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तब तुम एक और वर्ड सीखोगे वहां पे, रोस्टिंग। एक होता है आपका कैल्सिनेशन और दूसरा होता है आप लोगों का रोस्टिंग, नॉट चिकन रोस्ट, ठीक है, बट रोस्टिंग ये भी आपकी एक मेथड होती है। इस रोस्टिंग वाली चीज का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ रोस्टिंग। तो जैसे मैंने तुमको ये कहा कि कैल्सिनेशन में आपने रिएक्टेंट में किसको रखा, अपने कार्बोनेट ओर को रखा, कार्बोनेट ओर टूट गया, टूट के उसने क्या बनाया, CO2 गैस बनाई और मेटल ऑक्साइड बनाई। तो अगर मान लेते हैं कार्बोनेट ओर की जगह, मतलब कार्बोनेट की जगह अगर मान लेते हैं मैं किसी सल्फाइड को ले लेती हूँ, किसी सल्फाइड को। सल्फाइड का मतलब क्या होता है, जिसके फॉर्मूले के पीछे S लगा हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी दे दूंगी, जिसके फॉर्मूले के पीछे क्या लगा हो, S। तो ऐसे सल्फाइड लोग जब टूट जाते हैं तो टूट कर ये लोग क्या बनाते हैं, CO2 के बदले कौन सी गैस बनाते हैं, आपकी SO2, और साथ में बना लेते हैं, बोलो क्या, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड, बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सल्फाइड को, ठीक है, तोड़ा और तोड़कर किस में कन्वर्ट किया, SO2 और मेटल ऑक्साइड में। क्या ये डिकम्पोजिशन नहीं है, हाँ ये भी डिकम्पोजिशन है, बट इस डिकम्पोजिशन को आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि इस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं हम लोग, रोस्टिंग। सो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जो कि आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वो भी बेसिकली एक प्रकार के आप लोगों के क्या होते हैं, आप लोगों के थर्मल डिकम्पोजिशन ही होते हैं। बट वहां पे अगर आप कार्बोनेट यूज कर रहे हो, सो देन इट विल नोन एज आप लोगों का विच डिकम्पोजिशन, थर्मल, सॉरी विच नोन एज कैल्सिनेशन, अदरवाइज रोस्टिंग। बाकी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग और डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट नॉट राइट नाउ, है ना, अभी उतना दिमाग में नहीं जाने का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों का डिकम्पोजिशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो डिकम्पोजिशन आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं सिर्फ उतने ही चीजों का, बहुत सारे। तो आपको कैसा है, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाते हो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती जाती हैं कि अच्छा अगर कार्बोनेट आया तो इसका आंसर ये बनेगा, मतलब CO2 निकलेगा। सल्फाइड आया, अच्छा तो आंसर SO2 निकलेगा। अच्छा ऑक्साइड आया तो आंसर O2 निकलेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे तुम्हें चीजें बनती जाती हैं और तुम क्या करते जाते हो, अपने आप को प्रो बनाते जाते हो केमिस्ट्री के रिएक्शंस में। बट राइट नाउ तुम पहली बार केमिकल रिएक्शन पढ़ना सीख रहे हो, तो ऐसे केस में आपको रिएक्शंस को समझना भी है और उनके प्रोडक्ट्स को आपको याद भी रखना है, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे, यानी कि जब 11th क्लास में आ जाओगे, ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस आपको कोई नहीं सिखाएगा कि इसको तोड़ने से ये बनता है, इसको तोड़ने से ये बनता है, ये दिमाग में रखो और प्रोडक्ट लिखो। वहां पे हमें प्रोडक्ट लिखना नहीं बोलता है कोई, हमें वहां पे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करने होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो देयरफॉर आपको इस तरीके से रिएक्शन को तोड़ते आना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट आप लोगों का व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया कि बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोगों की क्या होती है ना। अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल बातचीत और करेंगे
जैसे कि एक एक क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, एक एक क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। बट राइट नाउ तुम्हें इतना तो पता चल गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डन, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ ओवर करते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसकी कैटेगरीज को पढ़ेंगे, मतलब थर्मल क्या, इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल क्या, फोटोलिसिस के एग्जाम्पल क्या। ठीक है।